व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक स्पेस मूवी होने वाली है जिसका नाम है ग्रेविटी। इस कहानी में एक लड़की के बारे में बताया गया है जो कि अंतरिक्ष के सफर को पहली बार अनुभव करती है और पहले सफर में ही वो पूरे ब्रह्मांड में अकेले पड़ जाती है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरुआत होती है और हमें नासा के एस्ट्रोनॉट दिखाए जाते हैं जो कि पिछले एक हफ्ते से पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट होलोस्कोप में हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। अब इनके टीम का जो हेड होता है उसका नाम कॉस्की होता है, जिसे कि काफ़ी ज़्यादा अनुभव है स्पेस का, अंतरिक्ष का। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर स्टोन को जो कि अंतरिक्ष को पहली बार अनुभव कर रही हैं। लेकिन डॉक्टर स्टोन हार्डवेयर की स्पेशलिस्ट है, इसलिए उन्हें यहाँ सैटेलाइट को ठीक करने के लिए लाया गया है। इन सभी लोगों में कॉस्की काफ़ी मजाकिया किस्म का इंसान होता है। वो स्टोन के साथ काफ़ी फ्लर्टिंग करता है और दूसरी तरफ इन लोगों का एक और साथी जो कि अंतरिक्ष में अकेले काफ़ी मज़े कर रहा होता है और वो भी सैटेलाइट में काम कर रहा होता है। ये दोनों लोग अपने काम को काफ़ी बखूबी तरह से निभा रहे होते हैं। लेकिन तभी नासा की तरफ से इनको एक मैसेज आता है कि रशियन सैटेलाइट में कुछ खराबी आ गई थी, जिसके कारण रशियन गवर्नमेंट ने मिसाइल से उसे उड़ा दिया ताकि उसकी जानकारी किसी और को ना लगे। अब उस सैटेलाइट का मलबा पूरे ब्रह्मांड में फैल गया और ये तुम्हारी तरफ कभी भी आ सकता है। तभी डॉक्टर स्टोन कॉस्की से पूछते हैं कि क्या ये खतरे का संदेशा हो सकता है, लेकिन कॉस्की इस बात को मजाक बना के टाल देता है और फिर ये दोनों अपने काम में लग जाते हैं। अब इसके बाद कॉस्की की नज़र पृथ्वी पर पड़ती है और ये एक बेहतरीन से बेहतरीन नज़ारा होता है। मतलब दोस्तों, मैंने ऐसा नज़ारा पृथ्वी का पहले कभी नहीं देखा, तो इस तरह से देखने में काफ़ी मज़ेदार लगती है। अब इसके बाद इनका हेड कॉस्की स्टोन को अपनी जवानी के किस्से सुनाने लगता है और थोड़ी देर बाद ही नासा इनको दोबारा से कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि इन्हें ये मिशन रद्द करना होगा, अबॉर्ट करना, और जल्द से जल्द उन्हें अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ना होगा। कॉस्की उनकी वजह पूछता है तो ऑफिसर बताते हैं कि जिस सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ाया गया था उसका मलबा दूसरी सैटेलाइट से टकरा गया है और वो तुम्हारी तरफ अब तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है। अब ये सुन के डॉक्टर स्टोन काफ़ी घबरा जाती हैं और जल्द से जल्द सबको अबॉर्ट करने को बोलती हैं। डॉक्टर स्टोन और कॉस्की उस सैटेलाइट टेलीस्कोप को डिसमेंटल करते हैं और वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी मलबे का एक टुकड़ा दिखता है जो कि इनके काफ़ी पास से होकर गुजरता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। अब पूरी सैटेलाइट का मलबा इसी तरफ आना चालू हो जाता है जिससे कि वो होलोस्कोप पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसी बीच एक मलबे का टुकड़ा आकर इनके साथी से टकराता है जिससे कि उसको काफ़ी चोट आती है और इधर स्टोन एक पैनल में अटक जाती है और उसका बेल्ट फंस जाता है जो कि ओपन नहीं हो पाता है। और फिर तभी उस मलबे के बचे हुए हिस्से इन लोगों की तरफ आना चालू हो जाते हैं जिससे कि डॉक्टर स्टोन का पैनल उखड़ जाता है और दूर जाने लगती है वो। कॉस्की उससे बोलता है कि तुम्हें अपनी बेल्ट खोलनी पड़ेगी वरना तुम ब्रह्मांड में कहीं खो जाओगी। और डॉक्टर स्टोन पहले तो उस बेल्ट को नहीं खोल पाती, लेकिन बहुत कोशिश के बाद वो बेल्ट को खोल लेती है और अंतरिक्ष में उड़ने लगती है। अब देखते ही देखते डॉक्टर स्टोन अब कॉस्की से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल जाती है और कॉस्की उससे कांटेक्ट करके अपनी लोकेशन बताने को बोलता है। लेकिन स्टोन काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, वो तेज़ तेज़ से सांसें ले रही है जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म होने लगी है और अगर ऐसे ही वो अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज़ करती रही तो वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। अब कॉस्की उसे बोलता है कि उसे अपने सूट की लाइट ऑन करनी होगी और फिर बोलता है कि क्या तुम्हें अपने आसपास कोई स्पेस स्टेशन दिखाई दे रहा है या फिर कोई सैटेलाइट दिखाई दे रही है, मुझे जल्द से जल्द बताओ। तभी स्टोन बोलती है कि मुझे सिर्फ सूरज और पृथ्वी दिखाई दे रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और फिर दोस्तों, स्टोन स्पेस में घूमते घूमते थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ कॉस्की आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसकी बेल्ट से अपने सूट को बांध लेता है और अपने सूट में लगा जेट पंप की मदद से वहाँ से स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। वो अभी वहाँ पर उन्हें उनका एक साथी मिलता है जो कि स्पेसशिप के बाहर काम कर रहा था। अब वो साथी तेजी से आके स्टोन से टकराता है जिससे कि वो दोनों के बेल्ट उलझ जाते हैं और जब स्टोन की नज़र उसके साथी पे पड़ती है तो वो देखती है कि वो मलबा उसके सर के आर पार हो गया है जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अब ये लोग स्पेसशिप पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ का मंजर और ज़्यादा डरावना होता है। उनका स्पेसशिप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसमें उनके सभी साथियों की मौत हो चुकी है। और ये खबर कॉस्की नासा को देता है और उनसे कहता है कि अब सिर्फ डॉक्टर स्टोन और मैं ही जिंदा बचे हैं। अब हम दोनों को ये स्टेशन छोड़कर दूसरे स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ना होगा। अब ये बोलकर दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं उसी स्टेशन की तरफ जो कि काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होता है। रास्ते में कॉस्की स्टोन को काफ़ी रोचक कहानियां सुनाता है जैसे कि वो हमेशा से सुनाता आ रहा है। तभी स्टोन की नज़र पृथ्वी पर पड़ती है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही थी बाहर से और वो उसे काफ़ी देर तक देखने लगती है। वो इस नज़ारे को पहली बार अनुभव कर रही होती है
और इसके बाद कॉस्की को स्टेशन दिख जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका पैराशूट खुला हुआ है। वो कहता है कि यहाँ के लोग यहाँ से इवैक्यूएट हो चुके हैं। और इसके बाद कॉस्की स्टोन से बोलता है कि ज़ोर से खुद को पकड़ लो क्योंकि मेरे जेट पंप में एयर ख़त्म हो गई है और हम एक झटके से उसी तरफ पहुंचने वाले हैं। और फिर कॉस्की अपने सूट में बची हुई जितनी भी एयर होती है उन्हें एक साथ रिलीज़ कर देता है, जिससे कि ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लोग इतनी स्पीड में होते हैं कि इनका उस स्टेशन से काफ़ी भयंकर टकराव हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्टोन से कॉस्की दूर हो जाते हैं और इन दोनों जिस बेल्ट से बंधे हुए थे वो टूट जाता है। अब कॉस्की दूर जाने लगता है, बस स्टोन उसकी बेल्ट को पकड़ लेती है। और अब ये देखकर कॉस्की को पता होता है कि उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं बची हुई है, क्योंकि बेल्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और जिस रस्सी से स्टोन के पैर फंसे हुए हैं वो छूटने वाली है। और जैसी अगर वो रस्सी छूट गई तो उसके साथ साथ स्टोन भी मारी जाएगी। वो स्टोन से बोलता है कि मुझे छोड़ दो, अब कुछ नहीं हो पाएगा, जाओ तुम स्टेशन पर चली जाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन स्टोन नहीं मानती है, वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें बचा लूँगी। और तभी कॉस्की अपने बेल्ट को खोल देता है और फिर वो स्टोन से दूर होने लगता है और देखते ही देखते वो बहुत दूर निकल जाता है, स्पेस में कहीं खो जाता है। और ये सीन दोस्तों स्टोन देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब इसके बाद स्टोन बहुत ही मायूस और निराश होकर स्टेशन के पास पहुंचती है और गेट खोलकर अंदर जाती है और फिर से कॉस्की से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई भी जवाब नहीं आता, क्योंकि अब वो स्पेस में कहीं खो चुका है। वो काफ़ी उदास होकर अपने स्पेस शूट को उतारती है और कंट्रोलर की तरफ बढ़ती है। वहां पहुंचकर नासा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। वो खिड़की से बाहर देख रही होती है कि उसके पास एक और मुसीबत आ जाती है। उसके स्टेशन के एक हिस्से में काफ़ी भयंकर आग लग जाती है, जो कि पूरी स्टेशन में फैलने वाली होती है। स्टोन एक गैस सिलेंडर से उसे बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं बुझती। और तभी स्टोन उस हिस्से का गेट बंद कर देती है ताकि आग पूरी स्टेशन में ना फैले। वो एक किताब को पढ़ने लगती है, जिससे कि उसे पता लग सके कि एक हिस्से को स्पेस स्टेशन से कैसे अलग किया जा सके। और उसकी मदद से वो थोड़ी देर बाद उस हिस्से को अलग कर देती है जिसमें आग लगी थी। इसके बाद वो कोशिश करती है कि वो सैटेलाइट के जरिए उसकी मदद से पृथ्वी की तरफ कांटेक्ट कर सके और उनसे मदद मांग सके। वो ऐसा ही करती है, लेकिन उसकी मुसीबत अभी कम नहीं होती है। जैसे ही वो सैटेलाइट को वहां से निकालती है, वो एक पैराशूट से पूरी तरह से उलझ जाती है और वो बहुत कोशिश करती है पैराशूट को निकालने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है। और आखिर में वो गुस्से में आ जाती है और फैसला लेती है कि स्पेसशिप से बाहर जाकर उसे ठीक करेगी। वो बाहर जाती है और उसे ठीक करना चालू कर देती है, लेकिन तभी उसकी तरफ टूटी हुई सैटेलाइट का मलबा दोबारा से आना चालू हो जाता है। और फिर जिसकी उम्मीद नहीं होती वही होता है, पूरा मलबा स्पेस स्टेशन से टकरा जाता है, जिससे कि सब कुछ तबाह होने लगता है। पूरा मलबा हर तरफ फैल जाता है और स्टोन बड़ी बहादुरी से अभी भी अपने स्टेशन से चिपकी हुई थी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो पैराशूट उसके सैटेलाइट में फंसा हुआ था, टकराव की वजह से वो अलग हो जाता है और अब स्टोन सैटेलाइट को चालू करके थोड़ी दूर आगे बढ़ती है। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर उसका इंजन बंद हो जाता है और वो सैटेलाइट वहीं रुक जाती है। अब इस बात से स्टोन और ज़्यादा काफ़ी गुस्से में आ जाती है और सारी चीज़ों को फेंकना चालू कर देती है। वो एक चीज़ को ठीक कर रही थी, तभी दूसरी चीज़ ख़राब होती जा रही थी। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब स्टोन दोस्तों यहीं फंस चुकी है और वो एक बार फिर से रेडियो से नासा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और इस बार वो कामयाब हो जाती है। उसका संपर्क हो जाता है। जब स्टोन उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि ये कॉल नासा में नहीं बल्कि किसी और को लग गया है, जो कि किसी और देश में रहता है, जिसकी भाषा कोई और है। ये कॉल एक आम आदमी को लग गया था और स्टोन को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। स्टोन बार बार उसे मदद मांग रही थी, लेकिन वो आदमी भी स्टोन की एक बात को भी समझ नहीं पाता। लेकिन फिर भी स्टोन उसे बात करती है, क्योंकि उसे बात करना अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो धरती पर किसी से बात कर रही है, तो उसे अच्छा फील हो रहा था। और फिर स्टोन उस आदमी को अपनी कहानी बताना चालू कर देती है। वो अपनी दिल की सारी बातें उसे बताना चालू कर देती है। स्टोन बोलती है कि वो मरने वाली है और हर कोई एक ना एक दिन ज़रूर मरता है, लेकिन लगता है कि आज उसका दिन है। अब ये सब बोलकर वो वहीं रोने लगती है और अब स्टोन पूरी तरह से हार मान चुकी है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है बचने के लिए, इसलिए वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। वो स्टेशन के सारे ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देती है और लेट कर अपनी मौत का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक चमत्कार होता है। उसका गेट पर कॉस्की आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉस्की अभी भी जिंदा है। कॉस्की गेट खोलकर अंदर आता है और ऑक्सीजन को फिर से बढ़ा देता है। उसे देखकर स्टोन के अंदर फिर से खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसकी उम्मीद फिर से एक बार जाग जाती है जिंदा रहने के लिए। कॉस्की वहाँ आते ही उसे मजाक करना चालू कर देता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है और बोलता है कि तुम ये ड्रिंक पीनी चाहिए और फिर से मोटिवेट होना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा उसे मोटिवेट करता है।
कॉस्की उसे बोलता है कि तुम अपनी जान बचा सकती हो अगर तुम चाहो, तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है और फिर देखो तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। और दोस्तों तभी स्टोन की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि ये सब सिर्फ उसका एक सपना था, कॉस्की सच में मर चुका है। ये सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी जिसमें वो कॉस्की को देख रही थी या फील कर रही थी, लेकिन ये सब फील करके तभी उसके अंदर की जो हिम्मत है वो जाग जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो ऐसे हार नहीं मानेगी, वो पूरी कोशिश करेगी अपनी जान बचाने के लिए। इसके बाद स्टोन सोचती है कि वो चाइनीज स्पेस स्टेशन के पास जाएगी और उनसे मदद मांगेगी। स्टोन जिस स्पेस स्टेशन में होती है वो उससे लैंड नहीं कर पाएगी क्योंकि उसमें पैराशूट नहीं है। अगर वो बिना पैराशूट की मदद से नीचे उतरेगी तो वो पूरी तरह से जलकर मर जाएगी। अब स्टोन फैसला करती है कि वो स्टेशन से बाहर जाएगी और चाइनीज स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। उसके पास एक गैस सिलेंडर होता है की मदद से वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकती है और जिस तरफ चाहे उस तरफ मुड़ सकती है। अब इसके बाद स्टोन बड़ी मुश्किलों से सिलेंडर की मदद से उस स्टेशन तक पहुंच जाती है और उसके अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जिस मलबे की वजह से सारा स्पेस स्टेशन तबाह हुआ था वो फिर से स्टोन की तरफ आना चालू हो जाता है और चाइनीज स्टेशन से टकराना चालू हो जाता है। वो पूरा मलबा स्टेशन से दोबारा टकराता है जिसकी वजह से ये चाइनीज स्टेशन पूरी तरह से तबाह होना चालू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि स्टोन को कुछ हो वो स्टेशन के एक कैप्सूल के अंदर पहुंच जाती है और देखती है कि सारी अलर्ट बटन बज रही है क्योंकि वो स्टेशन पूरी तरह से टूट चुका था। अब स्टोन दोबारा से अपने सूट पूरी तरह से पहन लेती है और कैप्सूल में बैठ जाती है। दोस्तों ये कैप्सूल हर स्पेस स्टेशन में होता है। अगर स्पेस स्टेशन में कुछ गड़बड़ी आ गई तो ये इमरजेंसी लैंडिंग के लिए होता है। अब पूरा स्टेशन जलते हुए पृथ्वी की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है और हम देखते हैं कि पूरा स्टेशन बहुत तेजी से नीचे गिरता जा रहा है और तभी स्टोन का भी कैप्सूल अलग हो जाता है और स्टोन बोलती है कि अब सिर्फ दो चीज होने वाली है, या तो पैराशूट खुलेगा और मैं जिंदा नीचे पहुंच जाऊंगी और फिर पूरी दुनिया को मेरी कहानी पता चलेगी, या फिर 10 मिनट के अंदर मैं जल कर खाक हो जाऊंगी और मेरी मौत हो जाएगी। अब कैप्सूल तेजी से नीचे गिरना चालू हो जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर भी आग लगने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर एक चमत्कार होता है। स्टोन को पृथ्वी के बादल नजर आने लगते हैं और वो पैराशूट खुल जाता है जिससे कि कैप्सूल की स्पीड कम हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो कैप्सूल एक समुद्र में जाके गिर जाता है। लेकिन यहाँ भी उसकी मुसीबत कम नहीं होती। वो कैप्सूल पूरी तरह से लॉक हो जाता है और वो खुलता नहीं, जिसकी वजह से वो कैप्सूल के अंदर पूरा पानी भरना चालू हो जाता है और उसके सूट की वजह से स्टोन उसे बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन वो किसी तरह से बड़ी मुश्किलों से अपने सूट को उतारती है और पानी से ऊपर आ जाती है। अब स्टोन इतने दिनों बाद खुली हवा में सांस लेती है, उसे बहुत ही खुशी मिलती है। वो बाकी मलबों को आसमान में गिरते हुए देखती है और उसे फील करती है और उसे एहसास होता है कि वो कितनी खुश नसीब है। इसके बाद वो तैर कर किनारे पहुंच जाती है और मिट्टी को छू कर थैंक यू बोलती है। स्टोन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है इसलिए चल नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। वो खुद से बोलती है कि एक कदम और उठकर खड़ी हो जाती है। और मूवी दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मूवी का टाइटल शो होता है ग्रेविटी, क्योंकि हमें ग्रेविटी का एहसास नहीं है। अगर हम स्पेस में हो तब हमें ग्रेविटी का एहसास होता है। सो आपको मूवी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।